नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम यहां पर 123वीं क्लास कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। उत्तराखंड में भी आपसे अलग अलग परीक्षाओं में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, नए एग्जाम्स हो पुराने एग्जाम्स हो, वो भी आपको इस सीरीज में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, उनका सॉल्यूशन भी हो जाए और फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाए। आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एक तो फैक्ट है, इसको लेकर एक दो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए, भारत में सूती कपड़ा मिल जो सबसे पहले स्थापित करी गई थी वो 1818 में करी गई थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में करी गई थी। हालांकि जो ये प्रयास किया गया था यहां पर कंपनी को स्थापित करने का, ये फेल हो गया था। तो भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित की गई? तब आप कहेंगे 1818 कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा बॉम्बे में पहली कब की गई या भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कब स्थापित करी गई, तब आप कहेंगे 1854 में बॉम्बे में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो प्रयास सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था और स्थापित सबसे पहले ये बॉम्बे में होती है, 1854 में होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है। जो भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल थी 1854 में जो बनी, बॉम्बे में बनी, इसके संस्थापक का नाम कवाश जी नानाभाई डाबर था। कई बार केवल नानाभाई लिख देता है आपको एग्जाम्स में, तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कवाश जी नानाभाई डाबर इनका पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? हम जानते हैं प्राचीन काल में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 बड़े बड़े जनपद थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। आपने बताना है इनमें से कौन है जो उन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। हमारे पास कुरु महाजनपद भी है, हमारे पास कौशल महाजनपद भी है और अंग महाजनपद भी है। कामरूप के नाम से कोई भी महाजनपद हमारे पास नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दो क्वेश्चन आपको और याद करने हैं। पहला, इन 16 महाजनपदों की जानकारी का स्रोत क्या है? कहां से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो दो स्रोत हैं इनके, हमने कई बार देखा है। एक है आपका बौद्ध स्रोत और एक है आपका जैन स्रोत। क्वेश्चन आता है, किस बौद्ध ग्रंथ में इनकी जानकारी मिलती है, किस जैन ग्रंथ में इनकी जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आपने ये तो याद करना ही है कि किस में मिलती है, साथ में ये भी करना है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है और जैन ग्रंथ कौन सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इन 16 महाजनपदों की राजधानियां कई बार एग्जाम्स में आई हैं। कई बार ऐसे पूछ लेता है कौन सा महाजनपद नहीं है, कई बार राजधानी पूछ लेता है। तो एक क्विक रिवाइज यहां पर करते हैं 16 महाजनपदों का। सबसे पहले अंग महाजनपद की बात करें, इसकी राजधानी चंपा थी, इसको ध्यान रखेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? चंपा। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका मगध, और मगध की राजधानी कहां थी? राजगृह इसकी राजधानी थी। एक महाजनपद था आपका वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली में थी। काशी नाम का भी एक महाजनपद था, उसकी राजधानी वाराणसी में थी। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशांबी में थी। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती में थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। सूरसेन महाजनपद भी एक था जिसकी राजधानी मथुरा थी। और बहुत बार आता है कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद विराटनगर। मल महाजनपद कुशावती। पांचाल महाजनपद की बात करें तो इसकी आपकी अहिचित्र और काम्पल्या, ये दो राजधानियां थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। अशमक की राजधानी आपकी
पोटली में स्थित थी। तो ये हमने 16 महाजनपदों को देखा और उनकी राजधानियों को साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चले, क्योंकि आज हम जो ये हिस्ट्री के यहां पर 20 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड के एग्जाम्स में लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि इन 16 महाजनपदों में से साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो उसका नाम याद करेंगे अशमक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? देखिए, खराज कर जो होता था, यह कोई नया टैक्स नहीं था जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। खराज कर दिल्ली सल्तनत में पहले से लगा हुआ था और यह एक भू राजस्व होता था। ठीक है, जो इस भू राजस्व की दर होती थी वो 1/5 से लेकर 1/3 के बीच में होती थी। यानी आपकी फसल का 5वां हिस्सा या तीसरा हिस्सा लिया जाता था। 1/5वां हिस्सा लिया जाएगा या 1/3 हिस्सा लिया जाएगा कर के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व था इसको बढ़ाकर कर दिया था 50%, यानी 1/2 हिस्सा। आधा हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी टैक्स में लेता था। तो इस खराज को जो भू राजस्व था इसकी दर कितनी हो गई थी खिलजी के टाइम पर? 50%। यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से किस शासक ने भू राजस्व 1/2 वसूल किया या 50% वसूल किया? उसका आंसर भी आप अलाउद्दीन खिलजी को ही याद करेंगे। और भू राजस्व कौन सा होता था? यह होता था आपका खराज। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मगध पर शुरुआती वंशों का क्रम कई बार लगाने को आ जाता है। मगध पर सबसे पहले जो शासन किया था वो हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश आया और नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया। तो ये इसका शुरुआती क्रम है। आपको पूछा है मौर्य वंश किसके बाद आया? आप देख रहे हैं नंद वंश के बाद आया। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मौर्य वंश के बाद मगध पर सुंग वंश की स्थापना होती है। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना और फिर आता है सातवाहन वंश। ये शुरुआती वंश हैं जिनका क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, रिपन जो भारत का वाइसरॉय था 1880 से लेकर 1884 के बीच में ये भारत का वाइसरॉय रहा। इसके शासन काल में 1882 में इसने एक आयोग स्थापित किया जिसका अध्यक्ष विलियम हंटर था और इसी को कहा गया हंटर कमीशन। इस हंटर कमीशन का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो था भारतीय शिक्षा आयोग। आपने इसको भी याद करना है और इसकी स्थापना 1882 में होती है। एक और क्वेश्चन इसी से, जैसे मैंने आपको कहा इसका जो वास्तविक नाम था इस आयोग का वो भारतीय शिक्षा आयोग था। क्वेश्चन आता है जो हंटर कमीशन बनाया था रिपन ने किस क्षेत्र से संबंधित था? तो आप कहेंगे ये आपकी शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, कब बना था? 82 में बना था। इसी साल 1882 में ही जो रिपन था इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी खत्म किया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रिपन को लेकर याद करना है। 1881 इसी का टाइम पीरियड है। इस साल इसी के काल में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। यह क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में और कब आया? तो रिपन के काल में 81 में आया। इसी रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी करी। यह भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं। और इसी रिपन ने 1883 में एक बिल लेकर आया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था और विरोध अंग्रेजों ने किया था। तो इल्बर्ट बिल भी कौन लाया था? रिपन लाया था, 1883 में लाया था। ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से आपने बताना है कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। देखिए, हमारे पास हमारे 4 वेद हैं। हर वेद का एक उपवेद भी है। अब आपसे वो भी पूछा जाने लगा है। अगर हम शिल्प वेद की बात करें या जिसे स्थाप्य वेद भी कहा जाता है, ये आपके अथर्व वेद का एक उपवेद है। गंधर्व वेद की बात करें, ये आपके साम वेद का एक उपवेद है।
आयुर्वेद हमने देख लिया, ये आपके ऋग्वेद का एक उपवेद है और धनुर्वेद आपका यजुर्वेद का एक उपवेद है। तो ये हमारे प्रमुख वेद और ये इनके उपवेद। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बंगाल की दीवानी यानी कि बंगाल के अंदर जो राजस्व अधिकार थे, टैक्स कलेक्ट करने के जो अधिकार थे, जो पहले मुगलों को दिया जाता था, अब वो अधिकार किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। कब मिले थे ये अधिकार? इनको मिले थे इलाहाबाद की संधि के तहत। और आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है, बक्सर के युद्ध के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा 1765। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा उस समय एक ही इलाका था। इस क्षेत्र में दीवानी अधिकार कब मिले? 1765 में मिले, इलाहाबाद की संधि के बाद मिले। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच में हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इलाहाबाद की जो संधि होती है, ये दो संधियां हुई थी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक संधि 12 अगस्त 1765 को होती है और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। दोनों उसी साल हुई थी। जो 12 अगस्त को संधि हुई थी, ये अंग्रेजों और मुगलों के बीच में होती है, और जो 16 अगस्त को होती है, ये अंग्रेजों और जो उस समय अवध का नवाब था शुजाउद्दीन, उसके बीच में हुई थी। और मुगल उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब थोड़े डीप क्वेश्चन बनने लगे हैं, इलाहाबाद की पहली संधि किस किस के बीच हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि किस किस के बीच हुई? ठीक है, दोनों ही समय अंग्रेज कौन था सामने? वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट है, वेट्टी किन शासकों के द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था? तो देखिए, एक टैक्स है जिसका नाम है वेट्टी, और ये किस प्रकार का टैक्स है? ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी एक प्रकार से फ्री बेगार कराया जाता था, जैसे उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा प्रचलित थी। तो इसी प्रकार जबरन श्रम के रूप में कौन सा टैक्स लिया जाता था? वेट्टी। और यह टैक्स चोल शासकों के द्वारा लिया जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, आप जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा है, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो आपको यह पता होने चाहिए, सबसे पहला, सबसे ज्यादा और सबसे अंतिम कहां दिया? कुशीनगर। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। कुशीनगर आपके यूपी में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? कुछ दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को देखा था कि अशोक के द्वारा जो धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए गए, उनको धम्म महामात्र या धम्म महामत्ता ये कहा जाता था। तो दोनों एक ही हैं, धम्म महामता लिखे या धर्म महामात्र लिखे, ये कहा जाता था उन अधिकारियों को जिनको अशोक ने धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया था। इनकी नियुक्ति का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है? उसने अपने 5वां जो उसका अभिलेख है उसमें किया है। ठीक है, धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति का, और इनको क्या कहा जाता था? धर्म महामात्र या धम्म महामता कहते थे। नेक्स्ट है, किस गुज्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? लोक सेवा आयोग के द्वारा 2017 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और इसी को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का विनाशक यानी अरबों का विनाशक बताया गया है। ठीक है, इसने अरबों के साथ लड़ाई लड़ी थी, और जो उस समय एक अरब शासक था जिसका नाम था जुनैद, इसको नागभट्ट प्रथम ने पराजित भी किया था। ठीक है, अगर हम मिहिर भोज की बात करें तो इनकी उपाधि भी उत्तराखंड में पूछी गई है। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण करी थी। इसके अलावा इन्होंने प्रभास की उपाधि भी धारण करी थी। ये दोनों उपाधियां भी इनकी कहां से मिली हैं? इसी ग्वालियर प्रशस्ति लेख से। नेक्स्ट है, जीतल नामक सिक्का किससे बनता था? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान जो जीतल नामक सिक्का होता था, यह आपके तांबे का बना होता था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल शुरू किया गया था। ठीक है, ये किसका होता था? तांबे का। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था?
ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। कितने अलग अलग और कितने नए क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस आपको लोक सेवा आयोग के पेपर में देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज में आपको न केवल उत्तराखंड के बल्कि उत्तराखंड से बाहर के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी यहां पर पूरी डिटेल के साथ मिल जाते हैं। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, इस साम्राज्य में एक राजा हुए देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश के राजा थे, जिस वंश की सबसे पहले स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का जिसके संस्थापक थे, उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए देवराय द्वितीय, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1422 से लेकर 1446 तक था। इसी देवराय द्वितीय ने गजवेटकर, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस शासक ने गजवेटकर यानी हाथियों के शिकारी इसकी उपाधि धारण करी, वो भी देवराय द्वितीय था। इसी के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को तीरंदाजी के तौर पर, सैनिकों के तौर पर नियुक्तियां। क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और चीज, क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा आप कहते हैं कृष्णदेव राय। अगर क्वेश्चन आया विजयनगर साम्राज्य में किस शासक को इंद्र का अवतार माना गया, तो वो भी देवराय द्वितीय था, इसको माना गया है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा तो कौन है? कृष्णदेव राय है। लेकिन हम जानते हैं विजयनगर पर अलग अलग वंश स्थापित हुए। सबसे पहले जो वंश हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था उसका नाम था संगम वंश। संगम वंश का सबसे महान राजा कौन है? देवराय द्वितीय। ठीक है, जो फारस से एक विदेशी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, वो इसी देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को लेकर विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से वंश आए, संगम वंश के बारे में, तुलुवा वंश के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपका विजयनगर का कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में फणम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? देखिए, मध्यकालीन भारत में खासकर विजयनगर साम्राज्य में जो ये फणम शब्द था, सिक्कों के लिए फणम कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आइन ए दहसाला जो जब्ती बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यह कब लागू हुआ था? देखिए, दहसाला बंदोबस्त जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, और इसको लागू किया था अकबर ने। अकबर ने किसकी मदद से इस बंदोबस्त को लागू किया था? किसने इस बंदोबस्त को बनाया था? इसको बनाया था टोडरमल ने। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, राजस्व मंत्री था। इसी ने एक भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था बनाई जिसे दहसाला बंदोबस्त या जब्ती बंदोबस्त, जब्ती प्रणाली कहा गया। यह लागू हुआ था 1580 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी, यानी आप छिपकर आक्रमण करते थे, आप पहले से तैयार रहते थे और जैसे ही दुश्मन आता था उस पर डायरेक्ट अटैक करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तराखंड में कि शिवाजी से पहले गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया? तब आप आंसर करते हैं मलिक अंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और याद करेंगे कि शिवाजी के बाद इस पद्धति का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? वो किया था बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। जो बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे, 1720 में ये पेशवा बने थे, और इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया गुरिल्ला युद्ध का शिवाजी के पश्चात। ठीक है, तो शिवाजी से पहले मलिक अंबर ने किया, फिर शिवाजी ने इसका प्रयोग किया, और उनके बाद किसके नाम आता है? बाजीराव प्रथम का आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो बाजीराव प्रथम है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1720 से लेकर 1740 के बीच में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा भी बाजीराव प्रथम थे। इन्होंने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा? गांधी जी की गतिविधियां यानी जो गांधी जी के आंदोलन होते थे उस समय, उनको राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? ये कहा था लिन लिथगो ने। लिन लिथगो भारत का वायसरॉय था। 1936 से लेकर 1944 तक 8 साल तक ये भारत का वायसरॉय रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के टाइम पर शुरू हुआ, अगस्त प्रस्ताव इसी के टाइम पर आया, भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के टाइम पर शुरू हुआ। सब प्रमुख आयोजन जो 36 से 44 के बीच में हुए, सब में अध्यक्ष कौन था? लिन लिथगो था। अध्यक्ष यानी वायसरॉय कौन था? लिन लिथगो था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पर भारत आया, और इसी लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में कहा कि यह राजनीतिक फिरौती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी?
एक संगठन है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1888 में करी गई थी। 1885 इससे 3 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो कांग्रेस के विरोध के तौर पर एक संस्था बनी जिसका नाम था यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, और इसका मेन उद्देश्य यह था कांग्रेस का विरोध करना और मुस्लिम समुदाय और अंग्रेजों के बीच में दोस्ती और अच्छी करना। इस संस्था का जो संस्थापक था वो सैयद अहमद खान था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इनको लेकर पूछा जाता है, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अलीगढ़ आंदोलन के नेता भी सैयद अहमद खान थे। इन्हीं के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाती है 1875 में। हालांकि शुरुआत में इसका नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल ने भारत में सबसे पहले किसी राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनाकर कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा था? देखिए, आजादी के बाद लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो दूसरे हमारे लोकसभा चुनाव हुए, क्योंकि उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तो 52 में जब हुए तो केंद्र में भी कांग्रेस, हर राज्य में भी कांग्रेस। 57 में जब चुनाव हुए तो केंद्र में तो कांग्रेस ही आई, सारे राज्यों में कांग्रेस आई, लेकिन एक राज्य था जहां पर कांग्रेस नहीं जीती, वो था हमारा केरल। केरल में 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और ऐसा पूरे देश में पहली बार हुआ था। और यह सरकार किस पार्टी की बनी थी? यह बनी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी। यानी पहली बार इंडिया में गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई थी? सीपीआई ने बनाई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें, जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करी थी, पूरा डिटेल में उनको देखा था, हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर वो वीडियो है। आप पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बैकग्राउंड को लेकर बात करी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 के तहत होती है। 1952 को उसको शुरू किया गया था। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बाद में एक कार्यक्रम अगले ही साल 1953 में एक और कार्यक्रम चलाया गया जिसे कहा गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 2 कार्यक्रम ये चलाए गए थे और इन्हीं दोनों की समीक्षा करने के लिए 1957 में एक कमेटी बनती है जिसको हम कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। और इसी मेहता समिति ने बाद में पंचायती राज को लेकर अपनी सिफारिशें दी। तो पंचायती राज की जो शुरुआत होती है, जो बैकग्राउंड है, वो इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से होता है और इसी की समीक्षा के लिए बाद में बनती है बलवंत राय मेहता समिति कि ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया, तो क्या इसमें कमी रह गई, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए समिति बनी थी और तब इसने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश यहां पर करी थी त्रिस्तर पर। ठीक है, तो यह कार्यक्रम 1952 में आया। अब 52 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? पहली पंचवर्षीय योजना का काल 51 से लेकर 56 तक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि पंचायतों से पहले जो कार्यक्रम चला था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उतना सफल नहीं हो पाया, इसीलिए कमेटी बनाई गई इसकी समीक्षा के लिए जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो 52 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, और 5 साल बाद जब पूरा हुआ तो 57 में कमेटी बनी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के प्रीवियस ईयर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ कवर किया बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ, इनके एक एक क्वेश्चन जो इनसे जुड़ा हुआ है उसको भी साथ में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।